हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मनोविज्ञान के अनुप्रयोग टॉपिक करेंगे या कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं साइकोलॉजी की। आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है। तो इस वाले टॉपिक को जो एप्लीकेशंस है साइकोलॉजी के जो एप्लीकेशंस हैं उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट है नैदानिक और स्वास्थ्य, मतलब क्लिनिकल एंड हेल्थ। इसके अंतर्गत टॉपिक आएंगे नैदानिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान। बस यही तीन टॉपिक आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे तीन टॉपिक? ये तीनों टॉपिक आएंगे हमारे नैदानिक और स्वास्थ्य के अंतर्गत आएंगे टॉपिक्स हमारे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा कार्य और संगठन। इसके अंतर्गत भी हमारे देख सकते टॉपिक आएंगे। फर्स्ट है अभियांत्रिक मनोविज्ञान, सेकंड है औद्योगिक या संगठनात्मक मनोविज्ञान, उसके बाद थर्ड है उपभोक्ता मनोविज्ञान। उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पे थर्ड पार्ट आ जाता है, मतलब दो पार्ट मैंने आपको बताया कि कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया गया। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्ट है शिक्षा और खेल। इसके अंतर्गत फर्स्ट है शैक्षिक मनोविज्ञान, इसके बाद स्कूल मनोविज्ञान और तीसरा है खेल मनोविज्ञान। फिर उसके बाद दोबारा से देखो यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया गया है नंबर 4 पे, आपराधिक और फोरेंसिक। इसके अंतर्गत फर्स्ट है फोरेंसिक मनोविज्ञान, आपराधिक मनोविज्ञान और जो फिफ्थ पार्ट है वो है इसमें वातावरण, मतलब पांचवा ये मतलब एक कहते हैं तो हमें क्षेत्र है जिसके अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी को। तो इसमें फर्स्ट आएगा हमारा पर्यावरणीय मनोविज्ञान। उसके बाद जो 6 पार्ट है वो है सैन्य व विमानन। ये हमारा लास्ट मतलब कैटेगराइज का एक वे है या एक एरिया कह सकते हैं हम। ये है सैन्य और विमानन, जिसमें कि फर्स्ट होगा सैन्य मनोविज्ञान और सेकंड होगा हमारा विमानन मनोविज्ञान। तो मैंने आपको एक थोड़ा सा मतलब ये बताया है कि किस तरीके से हमारा टॉपिक ये रहेगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके आप सबके लिए लिखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा बड़ा लेंथी वीडियो जाने वाली है ये, तो आप कोशिश कर रहे हैं एक बार ध्यान से देखने की, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। सुनिए, हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो है नैदानिक और स्वास्थ्य, मतलब कि क्लिनिकल एंड हेल्थ। फिर इसी के अंदर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा है नैदानिक मनोविज्ञान, मतलब कि क्लिनिकल साइकोलॉजी। जो नैदानिक मनोविज्ञान होता है उसमें जो मनोचिकित्सक जो होते हैं, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, वो सारी समस्याओं की जांच करते हैं या उनका निदान करते हैं कि मतलब कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे मतलब हम उसको उपचार करेंगे। उपचार करने के लिए कौन कौन से तरीकों का वो मनोचिकित्सक जो होते हैं वो उनका यूज करते हैं हमारी समस्याओं की जांच करने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए। यह क्षेत्र गंभीर मनोवैज्ञानिक विकारों और भावनात्मक परेशानियों के निदान, कारण और उपचार पर जोर देता है। मतलब जो ये नैदानिक जो मनोविज्ञान है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, ये जो मनोवैज्ञानिक जो विकार होते हैं, जो डिजीज होती हैं या जो भावनात्मक जो इमोशनल जो मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका निदान करता है। जब उनको ये डायग्नोसिस करता है, उनके रीजंस को जानता है और उनका ये उपचार कर देता है। लेकिन पहले तो उसकी पहचान करेगा कि प्रॉब्लम क्या है, रीजन क्या है, और देन उसका वो उपचार कर देगा। ये होता है नैदानिक मनोविज्ञान। जैसे देखिए, ये मतलब यहाँ पे एक पेशेंट है जिसमें कि मतलब जिसका माइंड बिल्कुल उलझा हुआ है, बट जो ये मनोचिकित्सक है ये इसके माइंड के मतलब जो उलझने हैं उनको ये सुलझाने की कोशिश कर रही है। मतलब इस टाइप से ये होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी कि जो मतलब जो पेशेंट होता है या जो जिसके सामने समस्याएं आ रही हैं उसके समाधान निकालने के लिए या उसको उपचार करने के लिए मनोचिकित्सा का यूज किया जाता है, उसके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है परामर्श मनोविज्ञान, मतलब कि काउंसलिंग साइकोलॉजी। परामर्श साइकोलॉजी को आपको पता ही होगा, ये काफी हद तक नैदानिक मनोविज्ञान के समान ही है। मतलब कि इस जो हमने की है ये अभी क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसके जैसी ही है, ये सिमिलर सी है। बट परामर्श मनोविज्ञान जो होता है वो एक विशिष्ट समस्या वाले व्यक्तियों की सहायता करते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए, जैसे कि
कैरियर की योजना कैसे बनाया जाए, मतलब कैसे हम अपने कैरियर के लिए हम प्लान करते हैं, प्री प्लान हम करते हैं अपने कैरियर को लेके। तो उस टाइप से ये हमारी काउंसलिंग करते हैं। जो ये मनोचिकित्सक होते हैं वो हमारी काउंसलिंग करते हैं, इनको हम काउंसलर बोलते हैं। अधिक प्रभावी कौशल कैसे विकसित किए जाए, मतलब कैसे हम अपने अंदर बहुत इफेक्टिव हम स्किल्स डाल सकते हैं अपने अंदर, हम मतलब कैसे हम डेवलप करेंगे। तो जैसे कि यदि हम इफेक्टिव स्किल्स की हम बात करें तो उसमें हमारी जैसे कि संचार कौशल हो गया, मतलब कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, क्या हमारे स्किल है, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स होती हैं जैसे कि आप जानते ही हैं। परामर्श मनोविज्ञान के भीतर के कई विशिष्ट क्षेत्र हैं, मतलब जो काउंसलिंग साइकोलॉजी होती है इसके भी कुछ मतलब सब पार्ट्स होते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। जैसे कि विशेषज्ञ विवाह सलाहकार, मतलब जो वेडिंग से रिलेटेड जो काउंसलिंग करते हैं, जो परिवार परामर्शदाता, मतलब जो फैमिली के बारे में हमको सजेस्ट करते हैं कि किस प्रकार से हमको रहना चाहिए। और थर्ड है स्कूल परामर्शदाता, मतलब कि किस टाइप से मतलब हमको स्कूल के रिगार्डिंग वो हमको हमारी काउंसलिंग करते हैं। तो देखिए जैसे ये यहाँ पे काउंसलर है, मनोचिकित्सक क्या बोल सकते हैं हम इनको, और ये इसकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश कर रही हैं। तो मतलब ये एक तरीके से यदि हम देखो तो ये इसकी काउंसलिंग ही है, और ये नैदानिक साइकोलॉजी के या काउंसलिंग क्लिनिकल साइकोलॉजी के समान ही है ये। तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है वो है स्वास्थ्य मनोविज्ञान, मतलब कि हेल्थ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के उभरते क्षेत्रों में से एक स्वास्थ्य मनोविज्ञान है, मतलब कि जो बहुत सारे क्षेत्र हैं मनोविज्ञान के, तो उनमें से एक बहुत ही मतलब एक उभरता हो, मतलब एक नया क्षेत्र हम कह सकते हैं, नया ये एक एरिया है, वो है स्वास्थ्य मनोविज्ञान। इट मीन्स की हेल्थ साइकोलॉजी, जिसमें कि स्वास्थ्य, बीमारी और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। मतलब कि क्या प्रॉब्लम है हेल्थ के रिगार्डिंग, क्या डिजीज है या क्या ऐसे बिहेवियर है जो कि ठीक नहीं है, जिसके बारे में हमको उसको उपचार कराना है। तो उन सब की स्टडी हमारी हेल्थ साइकोलॉजी के अंतर्गत ही होती है। जो स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक होते हैं उनका मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाना, कि कौन कौन से ऐसे मतलब फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को, हमारे बिहेवियर को जो इफेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे बिहेवियर को या हमारे व्यवहार को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बीमारी को रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करना है। मतलब जो ये स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक होते हैं ये हमारी हेल्थ को कैसे हम अच्छा बनाएं, या कैसे हम अपनी हेल्थ एंड वेल्थ को हम अच्छा बना सकते हैं, और किन रूलों का या हम किन सिद्धांतों का पालन करके हम बीमारी को रोक सकते हैं। तो ये सब बातें हमको हेल्थ साइकोलॉजी से ही पता चलती हैं। सरकारी अस्पतालों और स्वतंत्र शोधकर्ता के साथ काम करने वाले अस्पतालों, क्लिनिकों में स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक होते हैं। मतलब कि जैसे हमने देखा होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो रिसर्च सेंटर होते हैं तो उनके साथ जो काम करते हैं, जो क्लिनिक्स में काम करते हैं, वो सारे स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक ही होते हैं। देखिए जैसे हेल्थ साइकोलॉजी में हर मतलब जो कंसेप्ट होता है उसके ध्यान रखा जाता है, जैसे कॉग्निशन चिंतन का, मेमोरी का, लर्निंग का, सोसाइटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, हेल्थ, वेलबींगिंग, चेंज, स्ट्रेस, परसेप्शन, मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना होता है हेल्थ साइकोलॉजी में। जो मनोचिकित्सक होते हैं वो आपकी हर मतलब कॉन्सेप्ट पे वो बात करते हैं और हर वो रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि जिसकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है या आपकी हेल्थ चेंज हो रही है। तो ये होता है हेल्थ साइकोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे एरिया स्टार्ट हो जाता है कार्य और संगठन, मतलब कि वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारा फर्स्ट है अभियांत्रिक मनोविज्ञान। जो अभियांत्रिक मनोविज्ञान होता है उसमें हम व्यवसाय, उद्योग और सेना के लिए मशीनरी, कंप्यूटर, हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल और इसी तरह के हम बहुत सारे डिज़ाइन जो होते हैं उन पे अनुसंधान किया जाता है, किसमें, अभियांत्रिक मनोविज्ञान में। इस क्षेत्र में काम करने वाले मनोवैज्ञानिक इस तरह के निर्देश पुस्तिका लिखने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं जिन्हें कोई भी समझ सकता है, ताकि वे जटिल मशीनरी और घरेलू उपकरणों को संचालित कर सकें। लेकिन क्या है, मतलब ऐसे नहीं है कि जो मतलब इनका जो आविष्कार करेंगे वही सिर्फ इस वाले क्षेत्र में आएंगे, बल्कि ऐसे इंसान भी इसमें आएंगे जो मतलब ऐसी हेल्प बुक जो छाप रहे हैं या उनको लिख रहे हैं कि जिनकी हेल्प से या जिनका उपयोग करके कोई भी इंसान मशीनरी को या घरेलू उपकरणों को तो चलाना सीख जाए, वो इंसान भी इसी क्षेत्र में आएंगे अभियांत्रिक मनोविज्ञान में।
तनाव को कम करने और दक्षता और कार्य आउटपुट को अधिकतम करने के लिए मानव इंजीनियरिंग ने अल्ट्रा आरामदायक ऑटोमोबाइल्स, विमान आदि विकसित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। मतलब जो स्ट्रेस होती है और हमारी जो दक्षता, जो हमारी कैपेबिलिटी है, उसको अधिक करने के लिए, मतलब तनाव को तो कम करने के लिए और दक्षता और कार्य आउटपुट को अधिक करने के लिए जो मानव इंजीनियरिंग है उसने बहुत ही मतलब आरामदायक ऑटोमोबाइल्स बनाए हैं, विमान बना दिए हैं, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की दूरी हम बहुत ही कम समय में हम ट्रैवल कर लेते हैं। तो ये बहुत आरामदायक ऑटोमोबाइल्स हमारे लिए बनाए हैं। तो उसके लिए जो मानव इंजीनियरिंग है उसने बहुत ही मतलब अपना इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले किया है। देखिए ये इंजीनियरिंग साइकोलॉजी के बारे में मैंने पे स्लाइड डाल रखी है। नेक्स्ट इसमें सेकंड पार्ट जो इसका है वो है औद्योगिक या संगठनात्मक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसमें क्या है कि कर्मचारियों की चयन और भर्ती, मतलब जो सिलेक्शन होता है, जो ज्वाइनिंग होती है कर्मचारियों की, प्रदर्शन मूल्यांकन, मतलब कैसे वो उनके परफॉर्मेंस का वो असेसमेंट करते हैं, कार्य प्रेरणा से लेकर नेतृत्व तक के कार्य सेटिंग में व्यवहार के सभी पहलुओं की जांच करते हैं। मतलब कि हर वो पहलू जो कर्मचारियों से रिलेटेड होता है वो सब हमारा इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में आ जाएगा। जैसे कि मतलब उनकी ज्वाइनिंग वगैरह, उनका सिलेक्शन, उनकी परफॉर्मेंस, किस प्रकार वो कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार मतलब वहाँ पे लीडरशिप है, मतलब हर टाइप से हर बिहेवियर जो कि किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड है वो सभी हमारा इसी में आ जाएगा, औद्योगिक या संगठनात्मक मनोविज्ञान में। उद्योगों और संगठनों की समस्याओं के लिए मनोविज्ञान का यह पहला योगदान कर्मचारियों के चयन और भर्ती में उनकी बुद्धिमत्ता योग्यता परीक्षण का उपयोग करने में रहा था। मतलब कि बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स रही उद्योगों में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में कि जो उनको दूर करने के लिए मनोविज्ञान का ही फर्स्ट वहाँ पे रोल रहा था या उनको उसका योगदान रहा था। और उसके लिए उन्होंने यहाँ पे बुद्धिमत्ता योग्यता परीक्षण भी उन्होंने बनाए थे, इसका यहाँ पे यूज किया गया था। आजकल कई कंपनियां कर्मचारियों को काम पर रखने और चयन के लिए अपने कार्यक्रमों में ऐसे परीक्षणों के आधुनिक संस्करण का उपयोग कर रही है। मतलब जो ये यहाँ पे जो बुद्धिमत्ता योग्यता परीक्षण बनाए गए थे इनका यूज कर रही हैं बहुत सारी कंपनियां अपनी मतलब कंपनियों में एम्प्लॉयज की नियुक्ति करने के लिए। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ संगठन के भीतर प्रबंधन और कर्मचारी पर प्रशिक्षण, नेतृत्व और पर्यवेक्षण, संचार, प्रेरणा, अंतर संबंध समस्याओं के लिए मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। मतलब कि जो यहाँ पे बता रखे हैं कि किस किस रीजन से यहाँ पे हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को, तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है हमने कि ये ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा इसमें है उपभोक्ता मनोविज्ञान, मतलब कि कंज्यूमर साइकोलॉजी। यह मनोविज्ञान का एक अन्य क्षेत्र है जो अपने उपभोक्ताओं के मनोविज्ञान को समझकर संगठनों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब कि जो कंज्यूमर होते हैं उनको सेंटर में रख के ये वाली साइकोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। मतलब किस प्रकार से बिक्री हो रही है, किस प्रकार से बिक्री में वृद्धि हो रही है, वो सारी चीज़ें भी इसी मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे कि यह क्षेत्र प्रभावी विज्ञापन उद्योगों को अपने उत्पादों को खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को प्रभावित करने में मदद करता है। मतलब कि किस प्रकार से मतलब वो अपने अच्छे मतलब कि एडवर्टाइजमेंट बनाए तो जिससे जो उपभोक्ता हैं, मतलब जो कंज्यूमर वो उसको लेने के लिए रेडी हो जाए। मनोवैज्ञानिक विज्ञापन डिजाइन करने में मदद करते रहे हैं और प्रभावी ढंग से संदेश देते हैं ताकि वे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित हों। मतलब कि उन्होंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का डिजाइन भी बनाते हैं जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो, और ताकि जो उत्पादों की जो खरीद है मतलब कि वो अच्छी तरीके से जो उपभोक्ता है वो उसको खरीद सके। देखिए कंज्यूमर साइकोलॉजी यहाँ पे स्लाइड है। तो नेक्स्ट हमारा है थर्ड जो एरिया वो है शिक्षा और खेल, मतलब कि एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो उसमें हमारा फर्स्ट है शैक्षिक मनोविज्ञान, मतलब कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये वाली एजुकेशन साइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट तो सारी है बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग। इसी वजह से शिक्षा सबसे पुराने विज्ञान में से एक है जिसके साथ मनोविज्ञान गहन रूप से जुड़ा हुआ है। अब सबको पता है
जैसे कि शिक्षा एक विज्ञान है जो कि हम सदियों से देखते आ रहे हैं, और इसी के साथ मनोविज्ञान का बहुत ही गहराई रूप जुड़ा हुआ है, या फिर गहरा उसका रिलेशन है एजुकेशन के साथ साइकोलॉजी का। शिक्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए प्रभावी दृष्टिकोण और तकनीकों के विकास से संबंधित है। तो जो शिक्षा का क्षेत्र है वो ज्ञान और कौशल से संबंधित है, जो लोगों को व्यक्तिगत रूप से सफल और खुश और सामाजिक रूप से उत्पादक बनाते हैं। मतलब कि जो शिक्षा का क्षेत्र है वो ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए है। जो शिक्षा का क्षेत्र है वो व्यक्ति को मतलब उसको सक्सेस बनाते हैं, और उसको खुश बनाते हैं, और उसको एक सामाजिक रूप से एक अच्छा मतलब कंज्यूमर बना देते हैं। यह क्षेत्र विद्यार्थियों की क्षमता, उनकी आवश्यकता और अन्य कारकों के बीच शिक्षण के उचित तरीकों का अध्ययन करते हैं। मतलब कि क्या बच्चे की क्षमता है, क्या उसकी नीड है, क्या फैक्टर्स रहे, मतलब हर चीज़ का डीपली अध्ययन होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा की गतिशीलता, शिक्षण शैली और सीखने की जांच करता है। मतलब जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो हर चीज़ मतलब क्या मूवमेंट हो रही है क्लास में, क्या वहाँ पे मतलब टीचर यूज़ कर रहा है टेक्निक्स या शैली क्या अपना रहा है, कैसे मतलब बच्चे की लर्निंग की जांच की जाती है। तो हर चीज़ यहाँ पे आ जाएगी हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो ये देखिए हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में हमने टॉपिक किया है ये वाला। नेक्स्ट हमारा है स्कूल मनोविज्ञान, मतलब कि स्कूल साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान का एक और विशेष उप क्षेत्र है। मतलब जो शैक्षिक मनोविज्ञान है ये उसका सेकंड पार्ट है स्कूल साइकोलॉजी, और इसको स्कूल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण छात्रों की भावनात्मक और व्यावसायिक परामर्श करते हैं। मतलब बच्चों में ये इमोशनल और व्यावसायिक परामर्श देते हैं बच्चों के लिए, और सीखने की अक्षमता का पता लगाते हैं। क्या रीजन रहा कि बच्चे को लर्न नहीं हुआ, बच्चे को सीखने में कुछ प्रॉब्लम आई, उनका इलाज करते हैं, और कक्षा की शिक्षा को बेहतर बनाने में वो हेल्प करते हैं। सीखने की कठिनाइयों का निदान करने की कोशिश करना शामिल है। मतलब क्या यहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आई तो उन सब का निदान, उन सब का सोल्यूशन को क्या होता है वो स्कूल साइकोलॉजी में ही होता है। ये देखिए स्कूल साइकोलॉजी में हर टाइप से बात की जाती है, टीच से रिलेटेड, मतलब पढ़ाने से, रीडिंग से, ऑब्जर्व से, लर्निंग, रिसर्च, टेस्टिंग, बिहेवियर, स्कूल, स्ट्रेंथ, लर्न, मतलब हर चीज़, हेल्प, इमोशन, मतलब हर चीज़ आ जाएगी हमारे स्कूल साइकोलॉजी में। तो हर चीज़ हमको साथ लेके चलनी पड़ती है स्कूल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा है खेल मनोविज्ञान, इट मीन्स की स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात की जाती है। और मतलब कि जो एक खेल मनोविज्ञान होता है उसमें पहले तो डिग्री चाहिए। मतलब जो भी मतलब मनोवैज्ञानिक बनना चाहता है इस वाली फील्ड में तो उनको एक उच्च डिग्री चाहिए, या फिर खेल विज्ञान में पहली डिग्री और खेल मनोविज्ञान में उच्च डिग्री की उनको नीड होती है। यदि हम देखें तो मोटे तौर पर खेल का काम होता है किसमें? खेल मनोविज्ञान में। खेल का काम मनोवैज्ञानिकों ने 3 डोमेन में योगदान कर सकते हैं। जो मनोवैज्ञानिक हैं वो 3 तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। देखते हैं कौन से तरीके से। तो फर्स्ट हमारा खेल के विभिन्न मनोवैज्ञानिक पहलुओं की जांच करने के लिए अनुसंधान आयोजित करना। मतलब कि जो खेल हैं तो उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, तो उन सब की जांच करने के लिए रिसर्च कराना, अनुसंधान कराना। सेकेंड है अनुसंधान के हाल के निष्कर्ष के बारे में। तो जो अनुसंधान हुआ उसके निष्कर्ष के बारे में छात्रों, अधिकारियों और खिलाड़ियों के बीच शिक्षा प्रदान करना था। जो यहाँ पे रिसर्च करके जो रिजल्ट आया है उसको स्टूडेंट्स को और जो अधिकारी वगैरह हैं, जो ऑफिसर्स वगैरह हैं और जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके बीच में उनको यहाँ पे एजुकेशन देना या उसके बारे में यहाँ पे इनको जानकारी देना। एंड थर्ड है मूल्यांकन में खेल मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लागू करना। मतलब जब भी असेसमेंट करेंगे या उसको एवेल्युएट करेंगे तो जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है उसके वहाँ प्रिंसिपल्स को उसको लागू किया जाए। तो ये है खेल मनोविज्ञान। ये देखिए खेल मनोविज्ञान में मतलब हर खेल के बारे में बात की जाती है और उसके रिलेटेड इसमें सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है आपराधिक और फोरेंसिक। ये हमारा 4th एरिया है जिसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी को डिवाइड किया गया है, क्रिमिनल्स एंड फोरेंसिक। उसमें हमारा फर्स्ट है फोरेंसिक मनोविज्ञान।
जो ये मनोविज्ञान होता है ये आपराधिक न्याय प्रणाली और के ये मनोविज्ञान और आपराधिक मतलब इन दोनों के बीच का ये न्याय प्रणाली के बीच का ये अंतर क्षेत्र होता है फोरेंसिक मनोविज्ञान। इसमें न्यायाधीशों, वकीलों और अन्य कानूनी पेशेवरों के साथ उचित रूप से बातचीत करने में सक्षम होने के लिए संबंधित न्यायालयों में आपराधिक कानून को समझना शामिल होता है। मतलब कि क्या रीजन रहा कि जो क्रिमिनल है उसके उस साथ क्या हुआ, मतलब हर चीज को यहाँ पे अच्छे से समझा जाता है इस वाले फोरेंसिक मनोविज्ञान में, मतलब कि फोरेंसिक साइकोलॉजी में। यह मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू अदालत में गवाही देने की क्षमता है। अदालत की कानूनी भाषा में मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों का सुधार करना, कानूनी कर्मियों को इस तरह से जानकारी प्रदान करना है। मतलब कि रीजन यहाँ पे मेन का काम क्या है कि निष्कर्ष देना कि क्या कैसे, मतलब कि क्या रीजन रहा हर टाइप से, ये उसकी वहाँ पे नॉलेज देते हैं। देखिए फोरेंसिक साइकोलॉजी में डिफेंस के बारे में बात करेंगे, क्रिमिनल्स के बारे में बात करेंगे, मतलब कि केस के बारे में, असेसमेंट के बारे में, इन्फॉर्मेशन साइकोलॉजिकल, मतलब हर चीज़ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे जो भी क्राइम से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है क्रिमिनल साइकोलॉजी, मतलब कि आपराधिक मनोविज्ञान। जो फोरेंसिक मनोविज्ञान है इसी के समान ये हमारे क्रिमिनल मनोविज्ञान भी है। दोनों मतलब थोड़े थोड़े सेम है दोनों। इन मनोवैज्ञानिकों का उद्देश्य एक आपराधिक व्यवहार के पीछे मनोवैज्ञानिक कारकों और प्रेरणा को उजागर करना है। मतलब क्या रीजन रहा जो कोई अपराधी बना है तो उसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण रहे, क्या कारक रहे, उसको ही बाहर निकालना इन मनोवैज्ञानिकों का एक उद्देश्य होता है। एक आपराधिक मनोवैज्ञानिक आपराधिक रूपरेखा प्रोफाइलिंग या अपराधी के प्रोफाइलिंग का विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि एक प्रोफाइलिंग होती है जो कि इसको हम आपराधिक रूपरेखा भी बोलते हैं कि मतलब क्या रीजन रहे। रूपरेखा वही होती है जो बताते हैं कि क्या रीजन रहे जिसकी वजह से कोई इंसान अपराधी बना है, तो उसको भी यहाँ पे उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। रूपरेखा या प्रोफाइलिंग एक अपराधी के मनोवैज्ञानिक और व्यवहार पैटर्न का विश्लेषण करने की तकनीक है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अपराध में एक ही अपराधी या अन्य अपराधी द्वारा किया गया था। मतलब जो प्रोफाइलिंग होती है वो क्या बताती है हमको, अपराधी के मनोवैज्ञानिक और व्यवहार का एक पैटर्न होता है, एक तकनीक है जो कि विश्लेषण करती है अपराधी के व्यवहार को, ताकि हमको ये पता चल जाए कि अपराध सिर्फ एक उसने किया या फिर उसके साथ कोई और भी वहाँ पे इन्वॉल्व था। तो देखिए क्रिमिनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है वातावरण, मतलब कि एनवायरनमेंट। तो उसमें हमारा फर्स्ट है पर्यावरणीय मनोविज्ञान, मतलब कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। यह मनोविज्ञान का एक नवीनतम क्षेत्र है। पर्यावरण की जांच का फोकस मनोविज्ञान भौतिक पर्यावरण और मानव व्यवहार और अनुभव के बीच अंतर संबंधित है। मतलब कि जो पर्यावरण मनोविज्ञान है वो भौतिक पर्यावरण और मानव व्यवहार के बीच में वो संबंधित है। अपनी स्थापना के बाद से ही पर्यावरण मनोविज्ञान ने कई प्रकार के विषयों के विद्वानों, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को आकर्षित किया है, जिनमें समाजशास्त्र, भूगोल, मानव विज्ञान, चिकित्सा, वास्तुकला, योजना, बहुत सारे यहाँ पे पहलुओं को शामिल किया गया है। ये है हमारा पर्यावरण मनोविज्ञान। ये देखिए एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें एनवायरमेंट के बारे में बात की जाएगी, सोशल साइकोलॉजी के बारे में, हेल्थ साइकोलॉजी, इको साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, मतलब इसके बारे सारे के बारे में बात की जाएगी एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा है एरिया नंबर 6, सैन्य और विमानन, मतलब मिलिट्री एंड एविएशन। तो इसमें हमारा फर्स्ट है सैन्य मनोविज्ञान, मतलब कि मिलिट्री साइकोलॉजी। 2011 में क्या हुआ था कि आतंकवाद की शुरुआत हुई थी और दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि के बाद से ही सैन्य कर्मियों द्वारा किए गए शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक चोटों के स्तर में कई गुना वृद्धि हुई है। मतलब कि जो बहुत सारा आतंकवाद मतलब फैल गया था, गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसकी वजह से जो सैन्य कर्मी थे, जो मतलब आर्मी जो ऑफिसर्स थे, तो उनमें उनको बहुत ज्यादा उनको क्षति हुई थी, चाहे शारीरिक हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो। तो ऐसी स्थिति में एक सैन्य मनोवैज्ञानिक की मतलब जो मिलिट्री साइकेट्रिस्ट होते हैं उनकी यहाँ पे बहुत ज्यादा उनका रोल बढ़ गया था। एक अन्य सेटिंग में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के रूप में सैन्य मनोविज्ञान को परिभाषित किया जा सकता है। इन मनोवैज्ञानिकों के प्राथमिक लक्ष्य में से एक सैन्य को
और उनके परिवारों के सदस्यों की बेहतरी में सुधार करना है। मतलब उनका प्राइमरी जो इनका मोटिव है वो क्या है, जो एक सैनिक है और उसके परिवारों की जो मेंबर्स हैं उनकी मतलब जो हालत है उसमें सुधार करना भी शामिल है। सैन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा संचालित प्रमुख गतिविधियों में अनुसंधान करना, मतलब रिसर्च करना, मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, मतलब जो मेंटल हेल्थ जो सर्विसेज होते हैं वो देना, शिक्षण टीचिंग करना, मूल्यांकन करना और मतलब सिलेक्शन करना अधिकारियों का। इसके अलावा सैन्य संगठन के साथ समन्वय करना, मतलब जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसके साथ यहाँ पे समन्वय बनाना है, तालमेल बनाना, और सरकारी अधिकारियों को सलाह देना भी शामिल है हमारे मिलिट्री साइकोलॉजी में। ये देखिए यहाँ पे मतलब ये मिलिट्री वाले हैं और इसके यहाँ पे साइकेट्रिस्ट से बातें कर रहे हैं। तो ये स्लाइड हमारा इसी से रिलेटेड है, मिलिट्री साइकोलॉजी से। नेक्स्ट हमारा है विमानन मनोविज्ञान, मतलब कि एविएशन साइकोलॉजी है हमारा लास्ट टॉपिक है इस वाले एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी का। तो मानव कारक मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित यह मनोविज्ञान के हालिया और सबसे कम ज्ञात अनुपयोग क्षेत्रों में से एक, मतलब कि ये इसको बहुत कम इंसान जानते हैं इस वाले क्षेत्र को कि ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही आता है। अध्ययन ने सुझाव दिया है कि वाणिज्य एयरलाइन पायलटों की दुनिया में सबसे अधिक तनावपूर्ण नौकरियों में से एक है। मतलब जो एयरलाइंस पायलटों के लिए जो दुनिया होती है वो सबसे तनावपूर्ण नौकरियां हैं, मतलब बहुत स्ट्रेसफुल जॉब्स में आता है ये एयरलाइंस पायलट। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे 4 सबसे तनावपूर्ण नौकरियों में मान्यता दी गई, मतलब सबसे 4 जो स्ट्रेसफुल जॉब्स होती है उनमें से एक क्या है, वो है एयरलाइंस पायलट की। विमानन मनोविज्ञान विमान के डिजाइन, विशेष रूप से कॉकपिट डिस्प्ले और नियंत्रण, मतलब कि किस प्रकार से जो कॉकपिट डिस्प्ले होता है एरोप्लेन में उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, और जो उड़ान से जुड़ी जो सारी प्रोसेस है उसकी स्टडी करना, पायलट और जमीन कर्मियों के टीचिंग पर भी काम करना, और विकास प्रशिक्षण परिषद को शामिल करना। तो ये सारे काम जो होते हैं वो एक विमानन वैज्ञानिक के होते हैं। ये विमानन मनोविज्ञान के अंतर्गत वाला टॉपिक हमारा आ जाता है। ये देखिए एविएशन साइकोलॉजी, मतलब कैसे मतलब एरोप्लेन से रिलेटेड क्या क्या जानते होते हैं वो सब के बारे में बात की जाती है एविएशन साइकोलॉजी में। तो टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बड़ा टॉपिक था पर आई होप कि आपको समझ में आया हो। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दिया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि कौन से पार्ट में कौन कौन सा आएगा। उसके बाद मैंने आपको इसको अच्छे से एक बार करा भी दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंटेंट। तो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स एवरीवन।